बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन हमने एज एग्जाम्पल भी इसका एक हिस्सा किया हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल नंबर 5 क्यू के गौरी साहब की बुक में जाएं, जो कि पेज नंबर 114 पे गिवन है, तो वो वाली हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मैं तो दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 114, ये लेक्चर 32 मिनट का है। इसको आप देख सकते हैं। इसको हमने बड़े डिटेल के साथ इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा सॉल्व किया हुआ है। वो पहला हिस्सा कहाँ तक है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो शुरू होता है यहाँ शुरू से और ख़त्म होता है इस पॉइंट तक। मैं इसको पढ़ देता हूँ। A uniform ladder of length 70 feet rests against a vertical wall with which it makes an angle of 45 degree. The coefficient of friction between the ladder and the wall and ground respectively being 1/3 and 1/2. If a man whose weight is one half of that of the ladder ascends the ladder, how high will he be when the ladder slips? इसका जो पहला हिस्सा है यहाँ तक 100% के वो इस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। लिहाजा ये 32 मिनट का लेक्चर मैं दोबारा यहाँ पे नहीं कर रहा। अगर आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे इस पहले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ ए बॉय नाउ स्टैंड्स ऑन द बॉटम रंग ऑफ द लैडर, यानी जो फुट ऑफ द लैडर है उस पर एक लड़के को खड़ा कर दिया जाए। व्हाट मस्ट बी हिज लीस्ट वेट, उसका कम से कम वेट कितना होना चाहिए, सो दैट द मैन मे गो टू द टॉप ऑफ द लैडर, ताकि वो आदमी उस जो लैडर है वो स्लिप ना हो उस जगह पे बच्चे के खड़े होने की वजह से, ताकि वो जो आदमी है दैट में गो अप टू द टॉप ऑफ द लैडर, वो सीढ़ी के टॉप तक पहुंच जाए। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला हम अभी करेंगे। पहले वाला हिस्सा देखने के लिए आपको हमारा क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखनी ज़रूरी होगी। तो ये स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। फिगर तो हमें बहरहाल ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ये एक लैडर है। यहाँ तक, और इस पॉइंट का नाम हम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को हम क्या देते हैं बी, और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं सी। ये ए बी एक हमारे पास लैडर है, और हम थोड़ा सा इसको काट देते हैं ताकि इसकी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो फिगर ड्रॉ करने के लिए था। ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल, और ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है ऑन द रफ फ्लोर। ठीक है जी। तो चूंकि हमारे पास ये फ्लोर जो है वो रफ़ है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से शो कर देते हैं। ये हमारे पास ये रफ़ की अलामत के तौर पर हम डिनोट करते हैं जनरली। तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी एक रफ़ शेप देने के लिए इस तरह से छोटी छोटी लाइनों के ज़रिए इसको डिनोट कर देता हूँ। आगे हमारे पास है कि जो इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस हैं वो हमारे पास हैं। ये आ गया इस साइड पे, दिस इज़ 1/2r। ठीक है जी, वो ज़ाहिर है ये जब इस तरह स्लिप होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसकी अपोजिट साइड पे आएगी, राइट साइड पे। और दूसरा है हमारे पास 1/3s।
वो यहाँ पे है, तो इसको हमने शो कर दिया 1/3s, राइट। और और क्या था जी, हाँ वेट है इसका w, इस क्या है इसका नाम है ये लैडर का, तो हम वो भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये आ गया जी वेट w, और इसका नाम इस पॉइंट का दे देते हैं हम g, और वेट आ गया w। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे फुट ऑफ दिस रंग ऑफ द लैडर ए बी, यहाँ पे एक बच्चा हमने खड़ा किया इस पॉइंट ए के ऊपर, जिसका वेट हम फर्ज कर लेते हैं W1 के बराबर है। तो उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं वेट इस बच्चे का, इस लड़के का, जो कि है W1। तो ये आ गया हमारे पास W1। इस पॉइंट का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये पॉइंट है A। तो अगर ये यहाँ पे W1 वेट होगा तो यहाँ टॉप पर वो आदमी पहुँच जाएगा, तो उसका वेट हम कितना है, वो इस लैडर का हाफ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है, इफ ए मैन हुज वेट इज 1/2 ऑफ दैट ऑफ द लैडर, यानी लैडर का जो वेट है W, उसका आधा, तो वो आदमी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ज़ाहिर है यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उसका वेट बहरहाल नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा होगा, तो हम यहाँ पे भी एक वेट ड्रॉ करेंगे। तो फर्ज करें कि वो वेट हमारे पास ये आ गया, तो इस वेट का नाम हम रख लेते हैं ऑफ कोर्स W/2, और ये पॉइंट सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये एंगल हमें गिवन है कि लैडर बना रहा है बॉल के साथ 45 डिग्री, तो अगर ये 45 डिग्री है तो फिर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी हमारे पास 45 डिग्री आएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई फिगर। याद रहे कि ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो 70 फीट है, ठीक है जी। तो वो आपने याद रखनी है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ए बी की लेंथ जो है दैट इज़ इक्वल टू 70 फीट। अगर ये इतनी है तो फिर ए जी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जी हमारे पास 35 फीट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे बनाया है इसको हम रिटन फॉर्म में भी ले आते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो को पॉज करके हमने लिख दिया कि नाउ कंसिडर अ बॉय ऑफ वेट W1 stands on the bottom rung of the ladder. So since the system is in equilibrium, therefore resolving the forces horizontally and vertically we get. अब यहाँ पे 9 का वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये हम हिस्सा जो है वो दूसरा हिस्सा इस क्वेश्चन का शुरू कर रहे हैं। पहला हिस्सा मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 114 पे गिवन है, और हमने इसको अपने लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर कवर किया हुआ है। उसका पहला हिस्सा आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए अभी हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक फोर्स है जो राइट साइड पे जा रही है 1/2 और ये एस जो है हमारे पास लेफ़्ट पे जा रही है फोर्स। तो यहाँ से हमारे पास हम इनको वो कर लेते हैं 1/2 इज इक्वल टू एस, और यहाँ से फिर अगर हमने वैल्यू निकालनी हो आर की तो वो आ जाएगी हमारे पास आर इज इक्वल टू 2s। तो इसको मैं अब चूँकि एक सेपरेट क्वेश्चन समझ रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको कह देता हूँ दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अदरवाइज़ अगर आपने पिछला क्वेश्चन इसके साथ मिला दिया तो जो भी वहाँ पे आखिरी नंबर होगा इक्वेशन का उससे अगले वाला, मिसाल के तौर पे वहाँ पे आखिरी इक्वेशन नंबर 6 थी तो इसका नंबर फिर आप इक्वेशन नंबर 7 कर सकेंगे, राइट। अब हम चलते हैं रिजॉल्व करते हैं वर्टिकल फोर्सेस को। अब वर्टिकल फोर्सेस में अपवर्ड फोर्सेस हैं जी 1/3s और ये r, ठीक है जी। और लोअर साइड पे जो नीचे की तरफ जो एक्ट कर रही हैं फोर्सेस उनमें एक W1 है और दो ये W और W/2, ये 3 फोर्सेस हैं। तो हम इनको लिख लेते हैं r + 1/3s
आल्सो r प्लस 1/3s इज इक्वल टू W1 प्लस, इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ये W है, ये W/2 है, दोनों को इकट्ठा किया तो ये बन जाएगा 3W/2। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास अगर हम r की वैल्यू पुट कर दें, इसको कह दें आप इक्वेशन नंबर 2, पुट वैल्यू ऑफ r इन 2, तो फिर क्या हो जाएगा, r की जगह आ गया 2s प्लस 1/3s इज इक्वल टू W1 प्लस 3W/2। यहाँ से s कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास आ गया 3 दूनी 6 और 1 7/3 एंड दिस इज इक्वल टू W1 प्लस 3W/2 और दिस इम्प्लाइज s हमारे पास वैल्यू आ गई, दोनों तरफ 3/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/7 इंटू W1 प्लस 3W/2 ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू s की, इसको हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, अब हम मोमेंट ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, ठीक है जी, क्योंकि हमने r एलिमिनेट कर दिया है, अब हमारे पास सिर्फ s की वैल्यू बाकी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ टेकिंग लिमिट about the point A, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से A पॉइंट में R भी इसमें से पास कर रहा है, 0 हो जाएगा, W1 भी इसमें से पास कर रहा है, 0 हो जाएगा, 1/2 R वो भी इसमें से पास कर रहा है, तो ये तीनों फोर्सेस तो हो गए 0, बाकी रह गए ये W, W/2 और फिर S और ये 1/3s, तो ये 4 फोर्सेस रह जाएंगी। इनको हम करते हैं, पहले नंबर पे आ जाएगा W और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं D, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा AD और ये फिर आज W/2, I'm सॉरी ये मेरा थोड़ा गला ख़राब है, W/2 और इस ये हम इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC, तो यहाँ पे आ जाएगा AC। इसके बाद आ जाएगा इस S की बारी, अगर हम इस A को यहाँ तक ले जाएं तो इन दोनों के दरमियान फिर क्या डिस्टेंस बनेगा, ये B से लेके C तक का डिस्टेंस, तो आ जाएगा S इंटू BC, और आखिर में आ जाएगा फिर हमारे पास 1/3s, ये वाला, इस फोर्स को हम नीचे तक लेके आ सकते हैं, इसमें भी यहाँ पर भी AC परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है, तो 1/3 इंटू AC आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या आएगी ये हम कई दफ़ा बता चुका हूँ मैं आपको, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। चले फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, आप इस W फोर्स को यहाँ से पैरेलल में लेके आए और फिर इसको यहाँ से आप अप्लाई करवाते हैं, तो जैसे ही इस कोने पर टच करेगी, ज़ाहिर है ये फोर्स पहले इधर आके तो टच नहीं कर सकती ना, क्योंकि इधर से आ रही है ये फोर्स, पहले वो ऑफ कोर्स इसी जगह पे टच करेगी, तो जैसे इस जगह पर टच करेगी तो ये यहाँ पे मूव करेगा, रोटेट करेगा ये कॉइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब ये W/2 ये भी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद आ गया S, इस S को हम यहाँ से नीचे लाए और फिर आगे लेके आए, तो ये पैरेलल में जब यहाँ पे टच करेंगे ये वाली फोर्स, तो इस सूरत में कॉइन की मूवमेंट हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
हम प्लस का सिंबल लेते हैं। सिमिलरली 1/3s, एस का आपने चेक कर लेना खुद ही, यहाँ पर भी प्लस साइन आएगा, राइट। तो अब हम इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम इस इक्वेशन का नाम देते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन में हमने ये AD, AC, BC और AC इनके वैल्यूज़ निकालनी हैं। अगर ये हम निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप अपना हमारा पिछला लेक्चर जो है वो इसका पहला हिस्सा निकाल कर देख लें तो वहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट की हुई हैं, जिसमें मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैंने कागज़ पे ऑलरेडी नोट कर ली थी। मसलन AD हमने निकालना है, तो AD हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है और वो है AD इज इक्वल टू 35/2√। ठीक है जी। और ये AD कहाँ से निकलेगा? ये ट्राइंगल ADG में से निकलेगा। ये आपने इसके लिए पिछली एग्जाम्पल ज़रूर देखनी है। इसके बाद है AC। तो AC जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। AC हमने निकाला था। AC इज इक्वल टू 70/2√। और उसके बाद है BC, और BC भी हमारे पास था 70/2√। तो ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इनकी वैल्यूज उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स -W, और AD की जगह पर आ जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू 35/2√। इसके बाद है -W/2। AC आ गया। अब AC की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 70/2√। फिर आ गया हमारे पास ये S प्लस S इंटू BC, और BC हमारे पास है ये भी 70/2√। और आखिर में फिर आ गया +1/3 इंटू S, और फिर AC है, और AC हमने 70/2√. लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 70/2√. इज इक्वल टू 0। अगर आपने दोबारा फ्रेश ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ये वाली, तो आप रिस्पेक्टिव जो ट्रायंगल्स बन रही हैं उनको पाइथागोरस थ्योरम या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है। आप देखें यहाँ पे 2√, यहाँ पे 2√, यहाँ पे 2√, और यहाँ पर भी 2√। तो हम 2√ कॉमन ले लेते हैं, 1/2 √ कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास क्या रह गया, -35W। ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 1 ज़ा 2, और ये जगह 2 35 ज़ा 70। तो यहाँ पर भी आ गया -35W प्लस यहाँ पे है 2√ बाहर गया। इसके बाद ये 70 इंटू S प्लस 70S/3, और यहाँ से इक्वल टू 0। अगर हम दोनों तरफ 2√से मल्टीप्लाई कर दें तो 2√ ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बन गया 70W माइनस 70W प्लस यहाँ से हमने S की वैल्यू कॉमन ले ली, S को कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास 70 प्लस 70/3 ये ब्रैकेट में, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज -70W प्लस, अब हमने S की वैल्यू क्या निकाली है, हमने अभी थोड़ी देर पहले S की वैल्यू निकाली थी, ये 3/7 इंटू W1 प्लस 3W/2। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास
3/7 इंटू W1 प्लस 3W/2 और इंटू, अब इसका एलसीएम लें तो ये जगह 3, तो ये हो जाएगा 210 प्लस 70 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। So this implies -70W प्लस, अब ये हो जाएगा W1 प्लस 3W/2, ये हमने पहले लिख लिया। इसके बाद हमने लिखा 3/7, इसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 280/3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 में रह गया 0, तो हमारे पास ये ऊपर 40 आ गया। अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, -70W प्लस 40 ये आ गया और अंदर ब्रैकेट में है W1 प्लस 3W/2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 70W प्लस 40W1 प्लस, अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 3W/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इधर 20 कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 60W एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये -70W है, ये प्लस 60W है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से -10W प्लस 40W1 दिस इज इक्वल टू 0। हमने निकालना है W1, क्योंकि W1 क्या है, उस लड़के का वेट, ये W1 बी द वेट ऑफ द बॉय, तो हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं। दिस इम्प्लाइज 40W1 इज इक्वल टू 10W, तो दोनों तरफ 40 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ गया W1 इज इक्वल टू 10W/40 विच इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू 1/4W, यानी ये जो लैडर का वेट है उसका चौथा हिस्सा। और स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है, ये हमने निकालना था। आई होप स्टूडेंट्स के ये हमारा आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा दूसरा हिस्सा था इसी क्वेश्चन का, इन दोनों को मिला के फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों लेक्चर्स को आपने मिला के एक दफ़ा फिर देखना है, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन की और ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।